नमस्कार, मैं अंबर ज़ैदी स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम में और बात करेंगे आज लेबनान में हुए युद्ध विराम को लेकर और उस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कमर आगा साहब। बहुत-बहुत स्वागत है आपका सर, नमस्कार। जी नमस्कार, नमस्कार। सर, बुधवार को आज बड़ी खबर ये आ गई कि लेबनान में युद्ध विराम हो गया है और ये हिज़्बुल्लाह की और अमेरिका के मध्यस्थता के बाद ये हुआ है। आज की इतनी बड़ी खबर आखिर कैसे हो गया? क्योंकि इस मध्यस्थता को लेकर या फिर युद्ध विराम को लेकर दोनों ही पक्ष पीछे जाते नज़र आ रहे थे। आप क्या कहते हैं कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो पाया, वो भी इतनी जल्दी? देखिए, कई चीज़ें थीं। लगातार अमेरिका के एनवॉय जो थे हॉक्सटीन, वो बात कर रहे थे लेबनान में और इज़राइल में भी जाके। इज़राइल के जो बहुत फार राइट ग्रुप्स थे, वो बिल्कुल इसके विरुद्ध थे। उनके आने से पहले ही स्टेटमेंट दे देते थे कि युद्ध विराम के खिलाफ। और इस तरह की बातें चल रही थी और वो सोच रहे थे कि दूसरी बात ये कि लेबनान जो था वो भी लगातार, एक तरफ तो इज़राइल लगातार अटैक कर रहा था, उनके गांव के गांव खाली हो गए और 1,20,000 से भी ज़्यादा लोग विस्थापित हो गए, वहाँ से जाना पड़ा उनको छोड़ के। फिर उसके अलावा मरने वालों की भी संख्या कई हज़ार है और पता नहीं कितनी बिल्डिंगें ध्वस्त हो गई। लेकिन ये था कि लेबनान भी लगातार अटैक कर रहा था, ख़ासतौर से तल अवीव के उसने टारगेट करना शुरू कर दिया था पिछले कुछ दिनों में। और तल अवीव पे उनके जो बहुत इम्पोर्टेंट टारगेट हैं उनको किया, यानी मोसाद का हेडक्वार्टर, शिनबित के हेडक्वार्टर, प्रधानमंत्री नेतन्याहू साहब के घर के पास जाके गिरा और जो उनका फार्म हाउस था उसके बाहर जाके वहीं पास में गिरा। कहते हैं कि कुछ लोग कहना ये कि थोड़ी बिल्डिंग उनके बाउंड्री वॉल या उसको क्षति भी पहुंची। तो इस तरह से फिर हैफा में बड़ा लगातार अटैक हो रहा था। 60,000 इजरायलियों का कहना ये कि 60,000 लोग विस्थापित हो गए थे नॉर्दर्न इजराइल से, उनको छोड़ के जाना पड़ गया था और वो बहुत समय से अपने घर से दूर थे और डिस्परेट थे वापस आने के लिए, वो वापस नहीं आ पा रहे थे। हालांकि बहुत से लोगों का कहना ये है कि ये संख्या बहुत ज़्यादा थी, 60,000 से कहीं ज़्यादा थी। बहरहाल तो ये सारी वजह थी और जो लक्ष्य थे इजराइल के उसको पूरा करने में उन्हें बहुत परेशानियां आ रही थी, बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए कि उन्होंने कहा था कि वो जो बफर जोन बनाएंगे लेबनान और में के अंदर, यानी लेबनान की जो टेरिटरी मिलती है, बॉर्डर्स मिलते हैं इजराइल से, वहाँ से लेके लितानी रिवर, हाँ एक 25 किलोमीटर दूर पे है वो रिवर, उस रिवर तक वो पूरा खाली कराएंगे और वहाँ पे अपना, इनफैक्ट उन्होंने तो यहाँ तक अपने सोचा था कि बिल्डिंगें भी बनाएंगे, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए वो हैवी मशीनरी भी वहाँ पे ले आए थे, मगर वो पूरा नहीं होता उन्हें दिख रहा था। बहुत मुश्किल थी, बड़ा रेसिस्टेंस आ रहा था। लेबनीज का ये जो क्षेत्र है ये बहुत सुंदर तो है ही, लेकिन पहाड़ी है, चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं छोटी छोटी, वो इसी में ये लोग छिपे रहते थे और पहाड़ी के नीचे इन्हीं ने पूरा टनल नेटवर्क बना रखा है, तो उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा था इनके लिए। और फिर दूसरी बात ये कि सेना के अंदर भी विरोध होने लगा था कि वहाँ पे जिस तरीके से लोग कुछ मर भी रहे थे और कुछ मुश्किल टेरेन जिसमें जाना, मतलब ये कि मौत के मुंह में जाना, तो यूथ तैयार नहीं था, रिजर्विस्ट वहाँ पे जाने के लिए भी। और भी बहुत से कारण हैं जिसको देखते हुए फिर अमेरिका का प्रेशर लगातार था कि युद्ध विराम होना चाहिए। ट्रम्प साहब ने भी वार्निंग दे रखी है कि दोनों युद्ध बंद होने चाहिए। ये भी, यानी इजराइल और गाजा, लेबनान और फिर उसके अलावा ये कि यूक्रेन का भी युद्ध जो है रशिया के साथ, उसके लिए भी। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रम्प पूरी तरीके से इजराइल के साथ खड़े हैं, वो पीछे नहीं हट रहे। तो ये सारे फैक्टर थे। फ्रांस और अमेरिका ने मध्यस्थता की और मेरा ख्याल है दोनों पे काफ़ी प्रेशर पड़ा और इसको मान लिया। पब्लिक ओपिनियन यूरोप में बहुत बदल रही थी, इजराइल के खिलाफ हो रही थी, एक बड़ा सेक्शन फ्रांस के अंदर, जिससे
वहाँ के राष्ट्रपति मैक्रोन काफ़ी चिंतित भी नज़र आ रहे थे। फिर लेबनान में फ्रांस का बहुत इन्फ्लुएंस है। ये वहाँ पे लोग फ्रेंच में पहले तो काफ़ी बोलने वाले भी हैं, उनके वहाँ पे स्कूल कॉलेजेस हैं और एक बड़ी संख्या में लोग फ्रेंच बोलते हैं वहाँ पे, अरबिक के साथ-साथ। अरबिक उनकी मदर टंग है, चाहे वो क्रिश्चियन हो या मुसलमान हो। लेकिन ये कि मिडिल क्लास उनका इंटेलिजेंसिया फ्रेंच भी बोलता है, तो बड़ा डीप कनेक्शन है उनका भी और सीरिया का भी रहा है। सीरिया का बाद में ख़त्म हो गया रेवोल्यूशन आने के बाद। तो ये सारे प्रेशर थे इज़राइल के ऊपर और जी, इज़राइल की अंदर उनकी जनता भी डिमांड कर रही थी, ख़ास तौर से जो पिछले 4-5 दिनों में जो अटैक हुए हैं हिज़्बुल्लाह के, वहाँ के ऊपर बहुत सी जगहों पे आग लगी हुई थी। और इज़राइली को ये सोच भी नहीं पा रहे थे कि ये कैसे हो रहा है, इसलिए कि उनकी का जो प्रोपेगेंडा था वो इतना स्ट्रांग था कि इज़राइल के अंदर कोई नहीं आ सकता, कोई अटैक नहीं कर सकता। उन्होंने पूरा अपना सिक्योर कर लिया था, बॉर्डर पे वॉल सेपरेशन वॉल भी बना दी थी और फिर उसके अलावा उनके पास आयरन डोम, स्लिंग जो डेविड स्लिंग और एरो जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स वगैरह जो थे ये बहुत स्ट्रांग थे। इसी को तोड़ दिया उन लोगों ने और बड़ी संख्या में वो अटैक कर रहे थे, 100 कभी 150 रॉकेट्स और ड्रोन्स एंड पीजीएम्स यानी प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल भी बीच-बीच में इस्तेमाल की है। तो उसकी जी। वजह से एक पैनिक सा था वहाँ की आम जनता में कि भई ये को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी कभी हो सकता है कि इज़राइल पे किसी का अटैक हो। ये सब देखते बिल्कुल हुए और मैं समझता हूँ इज़राइल पे जिस दबाव की आपने बात की और जो पूरा उल्लेख आपने किया है, तो क्या इस दबाव में आने के बाद इज़राइल जो उसके वॉर ऑब्जेक्टिव्स को लेकर बहुत ज़्यादा वोकल और बहुत मज़बूती से रखता नज़र आ रहा था कि जो हमारे जब तक ऑब्जेक्टिव्स नहीं अचीव हो जाएँगे, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। तो क्या अब उनको भूल जाएगा इज़राइल? देखिए, एक चीज़ होती है प्रैग्मैटिज़्म, आर्मी के अंदर डिवीज़न, इकोनॉमी बहुत बुरी हालत में उनकी हो गई। वो सही है कि यूरोप, अमेरिका उनको काफ़ी पैसा वहाँ से मिल जाएगा, वो जल्दी ही दोबारा से खड़ी कर देंगे। और उसके अलावा ये भी है उनके पास टेक्नोलॉजी भी है, उनके पास बहुत बड़ा एजुकेटेड मिडल क्लास है और फिर उसके अलावा ये भी है कि उनका एक बड़ा मार्केट है बाहर भी, अंदर भी और सबसे बड़ी बात ये है कि यूरोप, अमेरिका में एक बहुत बड़ा समर्थक ग्रुप भी है जो कि बहुत पैसे वाला है। हुँ, तो वो तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये था कि जब अंदर ही लोगों के अंदर, इज़राइल के अंदर इस तरह की फीलिंग आ गई कि नेतन्याहू बुरी तरीके से फेल हो चुके हैं और ये जो हैं डिलीवर नहीं कर पाएँगे। उनको सिम्पैथी लोगों की, वहाँ के मेजॉरिटी लोगों की नहीं थी पैलेस्टीनियंस के साथ या लेबनीज़ के साथ। इनफैक्ट इनकी जब यहिया सिनवार या उससे पहले लेबनान में जो हसन नसरल्ला का की जब कि जब मारे गए हैं ये लोग दोनों, तो उनकी फिर उसके बाद हानिया उनके मरने के बाद जो कि हमस के बड़े लीडर थे, तो पॉपुलैरिटी इनकी बहुत बढ़ गई थी। लेकिन इनको आम जनता को लगा कि लेबनान के अंदर ये ना तो जो वहाँ पे बंदी बनाए हुए हैं हमस उनको छुटा पा रहे हैं, पूरा लेबनान तो बर्बाद कर दिया, लेकिन ये कि उनके जो लक्ष्य थे वो वहाँ भी नहीं पूरे हो रहे। लेबनान उससे ज़्यादा मुश्किल जगह है, फिर लेबनान अटैक भी कर रहा है। तो ये पब्लिक ओपिनियन भी इनके खिलाफ बदलती जा रही थी। अब देखना ये है कि क्या इंटरनल नया इलेक्शन होगा, गवर्नमेंट ये चलेगी, गवर्नमेंट तो मजबूत है अभी भी, इसलिए कि कोalition बना हुआ है। लेकिन ये है कि फार राइट बहुत से लीडरों ने इनको बहुत क्रिटिसाइज़ किया है ये करने के लिए, सीज़ फायर के लिए, युद्ध विराम को लेके वो लोगों ने काफ़ी चिंता, उन्होंने कहा कि ये कंप्रोमाइज़ है आतंकवाद से और उनको एक्सेप्ट नहीं। और फार राइट पार्टीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं वहाँ के ऊपर, छोटी होती हैं लेकिन ये कि कोalition पॉलिटिक्स में उनकी इम्पोर्टेंस बहुत होती है। अगर वो सपोर्ट विथड्रॉ करेंगे तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। क्या होगा ये तो समय बताएगा आने वाला। लेकिन ये है कि एक दोनों को बड़ी राहत मिली है, लेबनान में भी और इज़राइल के अंदर भी। इज़राइली भी वापस आ जाएँगे अपने घरों में और साउथ लेबनान में भी लोग आने लगे हैं वापस। जबकि हालाँकि ऑफ उनके कोर्स मकान सब गिर चुके हैं।
बिल्कुल, जंग कहीं पे भी हो और कोई भी मारा जाए, चाहे किसी भी धर्म से आता हो, तो इंसानियत जिस तरह से शर्मसार हुई, ये बड़ा सवाल रहा है। लेकिन सर, हम सब जानते हैं कि इज़राइल और हिज़्बुल्लाह के बीच मध्यस्थता कराई ईरान ने और फ्रांस ने, जिसके बाद ये युद्ध विराम हमने लेबनान में होते हुए देखा। इसके बाद अब हमास भी ये मंशा ज़ाहिर कर रहा है कि गाज़ा में भी युद्ध विराम हो, और वो ऐसी उम्मीद करते हैं और वो मंशा ऐसी सामने आ रही है। तो सर, क्या हम गाज़ा में भी युद्ध विराम होते हुए जल्दी देखेंगे? ऐसा कुछ आप देख पा रहे हैं सर? नहीं, नेतन्याहू ने कहा है कि ये भी युद्ध विराम केवल लेबनान से है, हिज़्बुल्लाह के साथ। उनका कि इसका कोई कनेक्शन वहाँ नहीं है और वहाँ युद्ध जारी रहेगा। लेकिन ये है कि उनकी स्थिति वहाँ नाज़ुक है। 2 कारणवश, एक तो मैंने पहले भी बताया कि बंदी अभी तक उनके पास हैं और मर भी रहे हैं उसमें से अक्सर और बेशतर। दूसरे ये है कि इजिप्ट इस वक़्त बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड उसने लिया है। उसने अपनी एक तो सेना डिप्लॉय कर दी है गाज़ा इजिप्ट बॉर्डर पे, और यानी इज़राइल, और जिसको इज़राइल कहता है कि इज़राइल का बॉर्डर है और इजिप्ट का वहाँ पे। और उन्हीं ने कहा है कि वो गाज़ा का डिवीज़न नहीं हो एक्सेप्ट करेंगे। उन्हीं ने कहा है कि रिकंस्ट्रक्शन होना चाहिए, लोग वहाँ से बाहर नहीं निकाले जाने चाहिए और गाज़ा के अंदर ही वहीं रहेंगे और कोई इज़राइली प्रेज़ेंस वहाँ पे नहीं होगी। ये बहुत बड़ी बात है। इसी के इजिप्ट का के बगैर इज़राइली पॉलिसी नहीं इम्प्लीमेंट हो सकती। ग्रेटर इज़राइल जो बनाने का उनका सपना है, बगैर इजिप्ट और जॉर्डन की मदद से नहीं। प्लान तो इनका ये था पहले कि गाज़ा को खाली करा देंगे और वहाँ से उनको इजिप्ट में ढकेल दिया जाएगा लोगों को, और इजिप्ट से वो लोग फिर इजिप्ट उनको सेटल करेगा, एक नया शहर सिनाई डेजर्ट में बना के और वहाँ सेटल कर दिए जाएंगे। इस तरह की बातें आ रही थी। प्रेसिडेंट ट्रम्प भी इसी ओपिनियन के थे। लेकिन ये कि अब मुश्किल है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि इज़राइल को पूरी सपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प की है, जो अब जो इलेक्ट हुए हैं, अब आएंगे। वो देखिए कैसे डील करते हैं। इसीलिए उनको अभी भी इज़राइल को ईरान को लेके वो काफ़ी चिंतित हैं, और वो मतलब उनके जो स्टेटमेंट आ रहे हैं उनसे तो लगता है कि वो किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ ईरान से नहीं करेंगे, और जिस तरह की बातें कर रहे हैं उससे तो लगता है कि वो रशा में तो वो चाहते हैं कि युद्ध विराम हो जाए, लेकिन लगता है कि ईरान को लेके वो बहुत वो हैं, इसलिए कि वो बार-बार सऊदी अरेबिया से कह रहे हैं कि तेल के जो इंस्टॉलेशंस हैं वो हमको दे दो, हम उनकी रक्षा करेंगे और उनका तेल का निकालना, तेल का बेचना और तेल की कीमत तय करेंगे। फिर उसके बाद अभी ये भी कहा है कि हमको जो एयर फील्ड्स हैं या उनकी स्पेस है उसको इस्तेमाल करने की बात की है। सऊदी अरेबिया पूरी तरीके से इनकार कर रहा है, और सऊदी अरेबिया ने तो दूसरी तरफ ईरान से बहुत अच्छे संबंध कर लिए, मिलिट्री टाइज भी डेवलप हो रही है उनकी ईरान को लेके। तो ये एक उनके बगैर सऊदी अरेबिया के मैं नहीं समझता कि वो युद्ध संभव होगा ईरान के साथ, और अगर होगा भी तो भयानक होगा। इसलिए कि ईरान का कहना ये है कि वो अमेरिकन बेसिस को अटैक करेगा और जो भी देश अमेरिका को सपोर्ट करेगा उसके ऑयल इंस्टॉलेशन को भी वो ध्वस्त करने की कोशिश करेगा। वो अकेला नहीं है, उसके साथ हूती, मलेशिया और दूसरे हैं। देखिए, ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के साथ लड़ना आसान होता है, लेकिन ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं इनको हराना बहुत मुश्किल होता है। अमेरिका 22 साल तक तकरीबन इनसे ये जो थे तालिबान से लड़ता रहा, बाद में उसको सत्ता उनको देनी पड़ी। हालांकि और भी बहुत से कारण थे, लेकिन बाद में उनको सत्ता उन्हीं को सौंपनी पड़ी। और बहुत मुश्किल होता है, ये लोग जो होते हैं इनको कहीं ना किसी मुल्क से सपोर्ट मिलती रहती है, इनके पास वेपन आते रहते हैं, और फिर जिहाद है तो धर्म की पावर बहुत होती है। जी। तो सर, हम अगर देखते हैं कि हमने पिछले दिनों जैसे सऊदी और ईरान के रिश्तों की आपने बात की, साथ ही साथ जो ओआईसी में हमने देखा, ओआईसी कंट्रीज़ समिट जो हुई, काफ़ी हद तक मुस्लिम कंट्रीज़ को हमने यूनाइटेड होते हुए देखा। सऊदी का भी एक गुस्सा सामने निकल कर आया गाज़ा को लेकर, जो कुछ भी गाज़ा में वायलेंस हुआ। तो क्या कुछ हम इसका सॉल्यूशन होते हुए देखेंगे? क्योंकि
दूसरी एक तरफ इज़राइल पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या सॉल्यूशन निकल के आएगा सामने? अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प की भी बात करते हैं, तो उन्होंने सभी वॉर्स को रुकाने का वादा किया है सभी से। तो क्या गाज़ा को लेकर सॉल्यूशन हम आते हुए देख सकते हैं? देखिए, स्टेटमेंट तो उन्हीं ने बहुत से दिए हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना कोई आसान काम नहीं है। और ईरान से युद्ध भी कोई आसान नहीं। ईरान कोई इराक की तरह नहीं है, बहुत शक्तिशाली देश है। उसके वेपन सिस्टम्स, उसके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या उसके पास जो नॉलेज बेस है उसकी जो सोसाइटी का, वो बहुत बड़ा है। और नेशनलिज्म ईरान में बहुत डीप रूटेड है धर्म के साथ साथ। तो ऐसी शक्तियों से लड़ना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। युद्ध तो वो छेड़ सकते हैं, लेकिन फिर ख़त्म करना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। बहुत लंबा खींच देगा ईरान, और जो अमेरिकन इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। अमेरिका के पास अथाह ताकत है, दुनिया में किसी देश के पास इतनी ताकत नहीं है जितनी अमेरिका के पास है। और अमेरिका का ये सही है बहुत कि मल्टीपोलर वर्ल्ड इमर्ज हो रहा है। अगर मल्टीपोलर वर्ल्ड भी इमर्ज होगा तो अमेरिका नंबर 1 ही रहेगा। उसके पास जिस तरह का वीपन्स हैं या इंडस्ट्रीज हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत स्ट्रांग है, उनकी इकोनॉमी भी सबसे बड़ी है। तो ये सोचना, लेकिन ये ठीक है, अमेरिका वियतनाम में इतने साल लड़ाई लड़ी, नहीं जीत पाया। कंबोडिया, लाओस में भी यही रहा उनका। फिर उसके अलावा हमने देखा कि अफ़गानिस्तान में इतने साल लड़ाई लड़ी, कोई हासिल उसूल नहीं हुआ उनको। और फिर उसके अलावा इराक में भी वो इतनी बड़ी युद्ध किया, उन्हीं ने इतने साल रहे, इतने लोग मरे, 5000 से भी ज़्यादा अमेरिकन सोल्जर्स मर गए, और अब बहुत से बीमार हैं, साइकोलॉजिकल पेशेंट भी हो गए हैं, बहुत से वहाँ से आए हैं, ह्यूज एक्सपेंडिचर है उनके ट्रीटमेंट का। तो युद्ध के माध्यम से आप अपने मसले नहीं हल हो सकते। मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री का ये स्टेटमेंट बहुत अच्छा था कि युद्ध की कॉल समाप्त हो गई है, अब युद्ध से नहीं चल सकता मसलों का हल। और बड़ी ताकतें हैं, वो ये सोचती हैं कि हर चीज़ पावर से, हर चीज़ स्ट्रेंथ से हम सॉल्व कर सकते हैं, मगर नहीं। ट्रम्प साहब भी कह रहे हैं कि वो ही विल डील पीस विद स्ट्रेंथ। अब क्या इसके मतलब है, ये तो समय बताएगा। और अगर युद्ध होगा तो बहुत लंबा होगा, और ईरान बहुत समय तक इंगेज करे रहेगा। खैर, ये सब तो आने वाले समय ही बताएगा, लेकिन एब्सोल्यूटली। हालात अभी भी नहीं सुधरे हैं। अब देखना ये है कि अमेरिका की क्या पहल होती है, किस तरह डील करता है। बिल्कुल, और जिस तरह से हमने लेबनान में युद्ध विराम होते हुए देख रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि वैसे गाज़ा में भी हो जाए, क्योंकि युद्ध अगर बढ़ता है तो स्थिति और ज़्यादा गंभीर हो सकती है, और पिछले कई सालों में हमने कई सारे युद्ध देखे हैं, जिससे ग्लोबल इकोनॉमी काफ़ी हद तक मुतासिर हुई है। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही शांति हो विश्व में। इसी के साथ बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार।